एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने इसका आधा लेक्चर जो था वो कर लिया था और समझ भी लिया था, लेकिन आज मैं फिर रिपीट करूँगा। ये पिछले लेक्चर का पार्ट 2 है। उसमें हमने एनर्जी कन्वर्जन और कंजर्वेशन को समझा था, लेकिन कंजर्वेशन वाला जो लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट में हमने की थी कि एनर्जी कंजर्वेशन में हमने देखा था कि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है ये बेसिकली एक, और इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमने इसको एक स्टोरी से भी समझा था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी थी वो बाद में कन्वर्ट हुई थी काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी मज़ीद साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। हमारे पास एक बॉल थी, इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं लिखता हूँ कि बॉल को जब हमने यहाँ से ड्रॉप किया, ये बॉल को हमने एक हाइट पे जो था वो पकड़ा हुआ था। इस हाइट पे इस बॉल की जो हमारे पास इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो mgh थी, और इसकी इस पॉइंट पे जो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 थी। तो जब हमने इसको ड्रॉप किया, तो जब ये बॉल नीचे की तरफ आई है तो हमने देखा कि इस बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। उसे हमने कह दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह जो उसकी पोटेंशियल थी यानी फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो गई थी, 0। लेकिन जब हमने दोनों का सम किया यानी टोटल एनर्जी, जो इनिशियल टोटल एनर्जी थी और जो फाइनल टोटल एनर्जी थी, तो जब हमने इसका सम किया तो हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका भी mgh आंसर आ रहा है और इसका भी mgh आ रहा है। और मैंने एक बात को जो था वो आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने क्यों काइनेटिक एनर्जी की जगह पे mgh लिखा है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, लेकिन जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे मास की, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, हाइट की, तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। इसी तरह वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। तो अभी तो हम क्योंकि जनरली बात कर रहे हैं तो नंबर को मैं नहीं लिख रहा, तो मैंने क्या किया, सिंपल उसी mgh को लिख दिया। ओके, तो हमने ये भी देखा था कि अगर इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी आपस में सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिख लिया था कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। तो मैं अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ, जैसे सॉरी इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं जी। फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको पता है हम चेंज को कैसे लिखते हैं, चेंज को हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल जो है लिखते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखें आप कि टोटल एनर्जी का जो चेंज है यानी फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे एक टर्म जो है वो माइनस में है, एक प्लस में है, तो हम इसको इक्वल करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ETF इक्वल्स ETI। ये क्या बता रही है कि फाइनल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको रिवर्स पढ़ना है, फाइनल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल टोटल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज आपस में क्या है, इक्वल हैं। लेकिन थोड़ी सी आसानी के लिए मैं इसको ज़रा रीअरेंज करके लिख लेता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको पहले लिख लूँ तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ETI यानी इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल्स फाइनल टोटल एनर्जी। जी, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि मैंने आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना है, तो रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से जो है वो समझ आएगा कि कैसे जो थी हमारी इनिशियल एनर्जी जो थी वो फाइनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब देखें कि यहाँ पे जो इनिशियल टोटल एनर्जी है, ये देखें ज़रा, इनिशियल टोटल एनर्जी जो थी वो क्या थी, सम ऑफ इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये देखें ज़रा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखिए, तो इनिशियल टोटल एनर्जी किसका सम थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जी, जब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सम अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल टोटल एनर्जी। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, वैल्यूज़ पुट किए और कुछ भी नहीं किया। इसी तरह फाइनल टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इनिशियल टोटल एनर्जी को मैंने तोड़ के लिख लिया है किस किस में, काइनेटिक एनर्जी में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह मैंने फाइनल टोटल एनर्जी को स्प्लिट अप करके लिख लिया है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, फॉर नाउ अब आप देखें ज़रा यहाँ पे जी, जब टॉप पे हमारे पास ये बॉल थी तो टॉप पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, लेकिन इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी। इसी तरह यहाँ देखें आप कि जब यहाँ पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, तो हमारे पास फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी टर्म जो है वो 0 होंगी। उसको मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अलहदा से समझ सकें। देखें, शुरू में हमारे पास जो थी या इसको साइड पे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखें ज़रा जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, क्योंकि टॉप पे हमारे पास सारी की सारी जो एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, तो हमारे पास तो काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। इसी तरह से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी क्या थी, 0। तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट ये फाइनल की बात कर रहा हूँ, F लगा रहा हूँ साथ, इक्वल्स टू 0। तो अब देखें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास 0 है और फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास 0 है। तो इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर दें। देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, 0। इसी तरह से यहाँ देखें कि ये भी हमारे पास क्या है, 0। बाकी सारी क्वांटिटीज़ को हम वैसे ही एज इट इज़ लिख सकते हैं, ऐसे। ये देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये इनिशियल, एंड दिस वन इज़ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आपने देखा कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने क्या की है, 0 पुट कर दी है, क्योंकि ये एनर्जी हमारे पास थी ही नहीं। तो अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो आप इसको देख सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नेट। ये देखें, फाइन, ओके। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये देखें ज़रा, अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये देखें कि ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि शुरू में हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब हमने इसको ड्रॉप किया, इस बॉल को ड्रॉप किया, जब ये बॉल ड्रॉप होके नीचे की तरफ आई है, तो ये सारी की सारी जो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। तो इस वजह से ये देखें, ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन का जो रिलेशन है इसको हम मज़ीद दो तरह से देख लेते हैं
कि जब एयर रेसिस्टेंस या फ्रिक्शन मौजूद थी या जब एयर फ्रिक्शन और रेसिस्टेंस मौजूद नहीं थी। तो दो तरह से हम इसको देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने ये कंसीडर किया था कि यहाँ पे जो है वो एयर फ्रिक्शन हमारे पास मौजूद नहीं है। दैट्स वाई सारी की सारी जो है वो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हम मज़ीद दो तरह से देख लेते हैं ताकि आप इसको याद रखें। यस, या इसको लिख भी लें तो अच्छा है कि यहाँ पे लिख लें all the potential energy of the ball is converted into kinetic energy। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास विदाउट फ्रिक्शन होगा। ओके, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ जी, हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। यस, सो नाउ एनर्जी कंजर्वेशन without air फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है कि जब हमारे पास एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी तो हमारा रिलेशन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली हमने अभी लिखा है कि जो सारी की सारी हमारे पास, जैसे अभी हमने लिखा था कि इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हुई है, टोटली फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई भी एनर्जी जो है वो किसी भी और फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं हुई। तो हम इसकी कंक्लूजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, कंक्लूजन जी, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, यस, ऑल द potential energy of the ball is converted into kinetic energy। फाइन। तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद नहीं होगी, यानी एनर्जी कंजर्वेशन विदाउट एयर फ्रिक्शन, तो सारी की सारी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन विद फ्रिक्शन, आपने उम्मीद है कि ये नोट कर लिया होगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। यस, ओके, सो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन यस, नाउ विद फ्रिक्शन। जी, लेट्स सपोज कि आपके पास जब हमने बॉल को ड्रॉप किया है, ये देखें, जब हमने बॉल को ड्रॉप किया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो एयर फ्रिक्शन जो थी वो क्या थी, मौजूद थी। तो इसी तरह जब ये बॉल नीचे की तरफ आई है तो डेफिनेटली वो एयर जो है वो क्या होगी, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे इस बॉल पे लगेगी ऐसे। फाइन। तो जब एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी तब हमारा जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ होगा, यानी कि ये जो एयर है, एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ये बॉडी जो वर्क डन करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो उस वर्क डन में भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा। बाकी जो हिस्सा बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इसे लिख लेते हैं, ये देखें, ठीक है।
ओके, सो मैं इसका जो फार्मूला वो लिख लेता हूँ पहले। ये देखें, तो आपने देखा था कि जो हमारी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो दो जगह कन्वर्ट होगी। वो पहले किस में कन्वर्ट हो रही थी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल में, प्लस उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूटिलाइज होगा, अगर हम इसमें लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो देखें, ये देखें, तो जो टोटल हमारी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा जो था वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है, और कुछ हिस्सा जो है उसने क्या किया है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया है, जो कि अब ये जो हमारे पास एनर्जी थी ये डिसिपेट हो गई है और किस में कन्वर्ट हो गई है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अगेन आप गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ना यहाँ पे भी कोई एनर्जी ना ज़ाया हुई है और ना ही क्रिएट हुई है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी है? कन्वर्ट होगी। अगर आप लिखना चाहते हैं उसको लिख भी लें बेशक, कि ये जो हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है ये किस में कन्वर्ट हुई है एनर्जी हमारी? हीट एनर्जी में। फाइन, तो हम इसकी जो है वो कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे। जी, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं ड्यू टू presence of air friction, some part of potential energy is converted into heat energy and rest of energy is converted into kinetic एनर्जी। फाइन, कि हमने देखा कि जब हमारे पास एयर फ्रिक्शन जो थी वो मौजूद थी तो उसी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ है? हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन वहाँ पे मौजूद थी और उस एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बॉल ने वर्क डन किया है, और वो जो वर्क डन किया है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन था, तो वो वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? हीट एनर्जी में। तो अब हम इस टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। देखें ज़रा कि हमने क्या किया है, ये देखें। सो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में हमने ये कहा कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया हाइट से और देखा कि उसमें एनर्जी चेंजेस कौन कौन से आए हैं और क्या आया कि जो टोटल एनर्जी थी वो कंजर्व भी रही है कि या नहीं रही। उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने फिर इसको आगे मज़ीद दो तरह से देखा है कि अगर एयर फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद हो, जैसे ये वाली हमने जो है वो किया है सोल्यूशन इसका, इसी तरह फिर अगर हमारे पास एयर फ्रिक्शन जो है वो मौजूद नहीं है तो भी हमने देख लिया इसको। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था एनर्जी कंजर्वेशन का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम एनर्जी तो बात कर रहे हैं, वर्क की बात भी कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से? तो अब हमने ये देखना है कि हम एनर्जी कहाँ से हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, उनको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। फिर हम मज़ीद देखेंगे कि ये एनर्जी रिसोर्सेज कितने किस्म के होते हैं और ये कैसे हम इनसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, जी वर्क हमने स्टार्ट में पढ़ा। वर्क क्या था? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको
मूव करवाना चाहते हैं ताकि वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करें, तो देन यू हैव टू ट्रांसफ़र सम एनर्जी। तो आप उसको एनर्जी देते थे और इस फिनोमेना को हम क्या कहते थे, वर्क कहते थे। इसके बाद हमने देखा कि एनर्जी खुद क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी में जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये एनर्जी हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, यानी जहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं, रिसोर्स या सोर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं, हम इसे पहले सेग्रीगेट कर देते हैं दो तरह से जी, ओके। सो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं या जो दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल हैं, ऑब्वियसली ये आप सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इनको आप बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। मोस्टली पेपर में जो है वो इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट करें जी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को। ओके फाइन, तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द रिसोर्सेज which can be replaced rapidly through a natural process। जी, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जो खुद ब खुद रीप्लेस्ड हो जाते हैं नेचुरली, इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे आपको फ़िलहाल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने छत पे सोलर पैनल्स रखे हुए हैं। तो सोलर पैनल्स क्या करते हैं कि सनलाइट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो सूरज तो रोज़ाना निकलता है, तो उसके लिए आपको तो कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, या करनी पड़ती है, ऑब्वियसली नहीं करनी पड़ती। तो सूरज खुद ब खुद निकलता है, रोज़ाना आपको जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। हाँ, सम टाइम कुछ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फॉग आ जाती है, स्मॉग आ जाती है, तो उसकी वो इंटेंसिटी पहले से कम हो जाती है, लेकिन सूरज रोज़ाना जो है वो निकल रहा है, जिसको आप कहते हैं निकलना कहते हैं। अदरवाइज़ तो हमारी ज़मीन घूम रही है उसके गिर्द, वो साकिन है। फाइन, इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरे, इसका फर्स्ट पॉइंट है the resources that are depleted, yes, जो ख़त्म हो रहे हैं, depleted through its use and cannot be replaced naturally, yes, जिन्हें आप यूज़ तो करते जा रहे हैं लेकिन वो रीप्लेस्ड नहीं हो रहे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स आप यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, कोयला यानी कि ऑयल होता है, उसके अंदर पेट्रोलियम, डीजल एट्सेट्रा, और तीसरा क्या होता है, नेचुरल गैस होती है। तो नेचुरल गैस तो आप घर में भी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल जो है वो आप ऑटोमोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आप कोयला जो है वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसको एक बार जब यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते।
तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ कर सकते हैं, उनको रीयूज़ नहीं कर सकते, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये पहला डिफरेंस आ रहा है। डिप्लीटेड का मतलब होता है ख़त्म होना, इस तरह से ख़त्म होना कि आप उसे दोबारा यूज़ ही ना कर सकें, तो ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं। फाइन, ओके, तो ये तो था इनका पहला डिफरेंस। दूसरा, दूसरा देखें, they can be renewed by reproduction. They can be renewed by reproduction. Yes, तो हम इन्हें रीन्यू कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्शन। इसी तरह से इसका भी हम पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 2 है दे आर इन फिक्स्ड क्वांटिटी, और ये फिक्स क्वांटिटी में होते हैं। आप इन्हें दोबारा जो है वो मतलब कि दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए हमें अरबों करोड़ों सालों की ज़रूरत होती है, तो इसको आप इतनी जल्दी जो है वो दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे मैंने लफ्ज़ लिखा है रिप्रोडक्शन का। मैंने आपको पहले कहा कि आप इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। हाँ, कुछ रिसोर्सेज की बात करते हैं, जैसे लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, तो लकड़ी जो है वो बेसिकली क्या है? एक फ्यूल है, इसको आप यूज़ करते हैं। तो आप उसकी फार्मिंग खुद से कर सकते हैं, खुद से दरख्त जो है वो उगा सकते हैं और उस लकड़ी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इन अ सेंस आप फिर यहाँ पे रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो है वो तो नेचुरली खुद ब खुद कुदरत जो है वो सारा का सारा निज़ाम चला रही है और वो एनर्जी रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करी। इसी तरह से आप डैम्स बनाते हैं तो उसमें वाटर जो है वो एट अ हाइट स्टोर कर लेते हैं, तो ये आप खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो फिर आप उसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं, ताकि वो टर्बाइन रन करती है और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट्स वाई आई यूज़ रिप्रोडक्शन। ओके, फाइन, इसको हम ज़रा थोड़ा सा बढ़ा लें लाइन को। ओके, नंबर 3 है, ये देखें, दे आर inexhaustible। जी, meanwhile they are exhaust। ओके, एग्जॉस्टेबल का मतलब है कि आप कभी कभी एग्जॉस्ट फील करते हैं, आप कहते हैं कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मुझ में मज़ीद एनर्जी जो है वो नहीं है, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये एग्जॉस्ट नहीं होते, मतलब ये ख़त्म नहीं होते। आप इनको दोबारा से दोबारा जो है वो क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल हैं, वो एक दफ़ा जब आपने यूज़ कर लिया तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल आपने उस सोर्स का यूज़ कर लिया, अब उसको आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इन अ सेंस हम इसे एग्जॉस्टेबल कह सकते हैं। इसी तरह से ये रिसोर्सेज जो हैं दे आर नॉट affected by human activities। जी, ये रिसोर्सेज जो हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से दे आर affected by human activities। जी, इन पर जो है वो डेफिनेटली असर पड़ता है। यस, ये देखें, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई भी असर नहीं पड़ता, जबकि जो नॉन रीन्यूएबल हैं
उन पर हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। जैसे हम एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डिप्लेटेड होते जा रहे हैं, तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, आप इन फॉसिल फ्यूल के जो रिसोर्सेज इनको कहाँ कहाँ इनका यूजेज बढ़ाई जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगे। तो इन अ सेंस हम कह सकते हैं कि इस पर कोई असर नहीं होता और इसके ऊपर असर, इन पे कोई असर नहीं होता और इन पे असर होता है। नाउ अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम्पल की, कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। इधर भी और इधर भी देख लेते हैं हम। यस सो हमें पता है कि सबसे पहले जो हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लेट्स से हम कह लेते हैं विंड। तो विंड एनर्जी जो है वो आपके पास एक रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। फाइन। इस तरह आपके पास जियोथर्मल एनर्जी भी है, जियोथर्मल एनर्जी। ओके। इसी तरह से आपके पास सोलर रेडिएशन भी है, सोलर रेडिएशन कि आप उसकी एनर्जी को भी यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, सोलर हीटर्स के लिए यूज़ करते हैं या व्हाट्सएवर। ओके। नंबर 4 है हमारे पास टाइड्स एनर्जी। टाइड्स एनर्जी जो लहरें उठती हैं उनको भी आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं, साल्टर्स डक्ट जो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास बायोफ्यूल है, ये भी आप यूज़ करते हैं, जो जितने भी आपके पास हैं ये वुड वगैरह। इस तरह से हमारे पास और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, विंड एनर्जी, ये इतने काफ़ी हैं आई गेस, 5 एग्जांपल्स काफ़ी हैं इसकी। ओके। इसी तरह से हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं जिनमें टॉप ऑफ द लाइन जो है वो हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, यस। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, यस। नंबर 2 हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। ये सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन रीन्यूएबल। इसी तरह फॉसिल फ्यूल की 3 टाइप्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। कौन कौन सी होती हैं, कोल होता है हमारे पास, ऑयल होता है, देन नेचुरल गैस होती है। तो ये हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल और दूसरे जो हैं वो क्या हैं, नॉन रीन्यूएबल। तो ये हमारे पास एक चार्ट बन गया है जिसको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या अगर लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट आ जाता है तो आप वहाँ पे इसको कोट एज इट इज़ ही कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। फाइन। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो ये था एनर्जी कंजर्वेशन का, कि एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक भी हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें डेफिनेशन, इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन विदाउट एयर फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन। तो आई होप सो कि आपको एनर्जी कंजर्वेशन और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे आगे मूव करेंगे जिसमें हम रिसोर्सेज को कंप्लीटली डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।